नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। साइंस एंड टेक से संबंधित करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 14th लेक्चर है। इस वीडियो में हम जुलाई महीने के साइंस एंड टेक से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम के बारे में है। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा ये नई स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है एक्सेलरेट विज्ञान। मकसद क्या है इस स्कीम को लॉन्च करने का? मकसद ये है हमारे देश में साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना, इसके साथ साथ ये इंश्योर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिसर्च को अपना करियर चूज करें। इससे हमारे देश में ना सिर्फ रिसर्च ज़्यादा होगी बल्कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी भी हमारे देश की ज़्यादा मजबूत होगी। इस स्कीम के देखो दो कंपोनेंट्स हैं, एक अभ्यास, दूसरा सम्मोहन। पहले बात करते हैं मिशन सम्मोहन की। इसी से शुरुआत होती है एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम की। मिशन सम्मोहन का मकसद ये है हमारे देश में जो साइंटिफिक इंटरेक्शंस होते हैं, जितने भी साइंटिफिक इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे साइंटिफिक आइडियाज़ पर चर्चा होना, डायलॉग होना, इन सब को एक मंच पर लेके आना। इस मिशन सम्मोहन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक संयोजिका और दूसरा संगोष्ठी। संगोष्ठी का मतलब होता है सेमिनार। सेमिनार में क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान होता है। और संयोजिका में क्या होता है? ये देखो ओपन एंडेड प्रोग्राम है। अभी हमारे देश में गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज के द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट किया जा रहा है उनकी इंफॉर्मेशन होगी एक मंच पर इस संयोजिका प्रोग्राम के अंतर्गत। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, ये जो एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम लॉन्च की गई है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक मिशन सम्मोहन और दूसरा अभ्यास। और मिशन सम्मोहन के फर्दर दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से? संयोजिका और संगोष्ठी। अब बात करते हैं अभ्यास की। अभ्यास में क्या होगा? हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करने की कोशिश की जाएगी। कैसे? वो स्टूडेंट्स जो फिलहाल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं, अलग अलग डिसिप्लिन्स में इनकी रिसर्च स्किल्स को रिफाइन करके, इनके अंदर बेहतर रिसर्च स्किल्स को इनकलकेट करके, जब देखो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स की या फिर पीएचडी स्टूडेंट्स की रिसर्च स्किल्स अच्छी होंगी तो ये आगे जाके रिसर्च में अपना करियर इस्टेब्लिश कर सकेंगे, बेहतर रिसर्च कर सकेंगे। अभ्यास के भी फर्दर दो कंपोनेंट्स हैं, एक कार्यशाला। कार्यशाला का मतलब होता है वर्कशॉप, और दूसरा रिसर्च इंटर्नशिप। इसका हिंदी में नाम है वर्तिका। इंटर्नशिप में क्या होता है? जब आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप करते हो तो एम्प्लॉयर आपसे थोड़ा बहुत काम करवाता है, आपको फायदा ये होता है, सीखने को मिलता है, वर्क एक्सपीरियंस आपको मिलता है। और इंटर्नशिप के लिए कुछ कंपनीज पैसा देती हैं, कुछ नहीं भी देती हैं और कुछ लेती भी हैं। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एस्ट्रोस मिशन के बारे में है। ये देखो नासा का मिशन है। नासा एस्ट्रोस मिशन को लॉन्च करेगा अंटार्कटिका से 2023 में। सबसे पहले पूरा नाम क्या है एस्ट्रोस का? पूरा नाम ये देखिए नीचे, एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशंस एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ्स। इसमें क्या होगा? नासा देखो फुटबॉल के स्टेडियम के साइज का एक गुब्बारा भेजेगा स्ट्रेटोस्फेयर में, और इस गुब्बारे पर एक टेलीस्कोप लगी होगी जो कि लाइट की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगी। अर्थ से अगर लाइट की इस वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया जाए तो ये दिखती नहीं है, बट गुब्बारे पर टेलीस्कोप लगा के गुब्बारे को भेजा जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर में, वहां पे ये टेलीस्कोप लाइट की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर सकेगी। सिग्निफिकेंस क्या है? गैलेक्सी में देखो जायंट स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इससे संबंधित क्वेश्चंस का आंसर मिल सकेगा इस टेलीस्कोप के द्वारा। लाइट की वेवलेंथ को जो ऑब्जर्व किया जाएगा इस चीज से। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में हम बात करें, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर की एक लेयर है। किस चीज के बीच में है? ट्रोपोस्फेयर और मेजोस्फेयर के बीच में है। ऊपर मेजोस्फेयर है, नीचे ट्रोपोस्फेयर है। ओजोन लेयर
जो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं, स्कैटर करती हैं, वो देखो अर्थ की एटमॉस्फेयर की इसी लेयर में मिलती हैं। समझ गए? अगर यूपीएससी पूछे तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती हैं। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल कोवैक्स अलायंस के बारे में है। क्या है ये कोवैक्स अलायंस और क्या कंटेक्स्ट है? देखो, अभी बहुत सारी कंपनीज कोविड-19 के लिए वैक्सीन पर काम कर रही हैं और जल्द ही वैक्सीन बन जाएगी। बट वैक्सीन बनने के बावजूद वर्ल्ड में देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोशल और इकोनॉमिक डेप्रिविएशन से सफ़र करते हैं। मतलब हो सकता है वैक्सीन बनने के बावजूद बहुत से लोग वैक्सीन को अफोर्ड ना कर पाएँ, उनके पास पैसे ना हो, या फिर कुछ लोग रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ तक वैक्सीन पहुँच ही ना पाए। तो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कि वैक्सीन बनने के बाद वर्ल्ड में सभी लोग वैक्सीन को इक्विटेबल रूप से एक्सेस कर सकें, एक अलायंस बना है। इस अलायंस का नाम है कोवैक्स अलायंस। ये अलायंस लीड किया जा रहा है मेनली 3 संस्थाओं के द्वारा मिलके। सबसे पहले है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, उसके बाद दूसरा कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, और सबसे लास्ट में WHO। ये तीनों लीड कर रही हैं इस अलायंस को। काम क्या है, मतलब मकसद क्या है इस अलायंस का? मकसद यही है कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन की इक्विटेबल एक्सेस को इंश्योर करना। मतलब ये इंश्योर करना कि सभी लोग एक्सेस कर सकें कोविड-19 की वैक्सीन को। और ना सिर्फ देखो वैक्सीन को, बल्कि कोविड-19 के दूसरे जो टूल्स हैं, दूसरे टूल्स कौन से हैं आप बताइए? मास्क हो सकता है, पीपी किट्स हो सकती हैं, या फिर डायग्नोस्टिक किट हो सकती हैं। ये सब कोविड-19 के टूल्स हैं, इनकी भी इक्विटेबल एक्सेस को इंश्योर करना। ACT एक्सेलेरेटर का क्या मतलब है? ये ग्लोबल कोलैबोरेशन है जिसको लीड किया जा रहा है WHO के द्वारा। इस कोलैबोरेशन का मकसद ये है, चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो, सभी लोग ना सिर्फ वैक्सीन्स बल्कि कोविड-19 के दूसरे टूल्स, फॉर एग्जांपल डायग्नोस्टिक किट्स, थेरापेटिक्स का मतलब होता है चिकित्सीय, इन सब को सभी लोग एक्सेस कर सकें। और GAVI ये क्या है? ये ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में। काफ़ी सारी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आई इस अलायंस में, इस गोल के साथ कि वर्ल्ड के जो गरीब से गरीब देश हैं वहाँ पे बच्चे नई वैक्सीन्स को एक्सेस कर सकें, और जो अंडर यूज्ड वैक्सीन्स हैं, मतलब ऐसी वैक्सीन्स जो मार्केट में तो हैं लेकिन गरीब देशों के बच्चे बीमार होने के बावजूद उन वैक्सीन्स को नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो वो उन वैक्सीन्स को इस्तेमाल कर पाएँ। इसके बाद CEPI मतलब कोलिशन फॉर एपिडेमिक्स प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। ये देखो एक ग्लोबल पार्टनरशिप है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब का। इसको लॉन्च किया गया था डेवोस में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, 2017 में। मकसद क्या है? मकसद देखो ये है, जो इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं, ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए वैक्सीन क्रिएट करना। इसके साथ साथ आउटब्रेक के दौरान सभी लोग इन वैक्सीन्स को इक्विटेबल एक्सेस कर सकें, ये इंश्योर करना। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल फर्स्ट एवर लोक अदालत के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने इंडिया की फर्स्ट लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने पहली देश की लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें काफ़ी सारे केसेस जैसे सेटलमेंट एक्सीडेंट क्लेम्स, बाउंसिंग ऑफ चेक्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, इस प्रकार के केसेस को एड्रेस किया गया। अब जल्दी से लोक अदालत के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है और पहले पूछा भी है। लोक अदालत के कंपोजिशन की बात करें, चेयरमैन, 2 मेंबर्स और 1 सोशल वर्कर। देखो, चेयरमैन तो सीटिंग या फिर रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए, और बाकी 2 मेंबर्स वकील होने चाहिए, और चौथा मेंबर सोशल वर्कर। जो ये दूसरे मेंबर्स होते हैं चेयरमैन के अलावा, ये सिर्फ देखो मेंबर्स होते हैं, इनका कोई जुडिशियल रोल नहीं होता।
ये एक प्रकार से बिचौली का काम करते हैं, कोर्डियली डिस्प्यूट को सेटल डाउन करवाने की कोशिश करते हैं। लोक अदालत को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत। और देखो, लोक अदालत के द्वारा जो वर्डिक्ट दिया जाता है ये सिविल कोर्ट के द्वारा दिए गए वर्डिक्ट के समान होता है और बाइंडिंग होता है सभी पार्टीज के ऊपर। एक खास बात, लोक अदालत के द्वारा जो वर्डिक्ट दिया जाता है इसके खिलाफ अपील का कोई प्रोविजन नहीं है, और अगर पार्टीज सेटिस्फाई नहीं हैं तो फिर वो दूसरी जो सिविल कोर्ट्स हैं वहां पे लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। बट लोक अदालत के वर्डिक्ट के अगेंस्ट कहीं अपील फाइल नहीं की जा सकती। फिर आप शुरुआत से जो सिविल के कोर्ट्स में मुकदमा फाइल करते हो वहां पे केस फाइल कर सकते हो, लेकिन उसे अपील नहीं माना जाएगा लोक अदालत के वर्डिक्ट के अगेंस्ट। और देखो, कोई कोर्ट फी भी नहीं लगती। लोक अदालत में आप डिस्प्यूट फाइल करते हो, आपको कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं होती। और मान लीजिए आपने कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है सिविल कोर्ट में, लेकिन उसे रेफर कर दिया गया है लोक अदालत में, तो आपने पहले जो कोर्ट में फीस दी थी वो भी रिम्बर्स हो जाएगी अगर लोक अदालत में फाइनली आपका जो डिस्प्यूट है वो सेटल डाउन हो गया है। तो ये हमने बेसिक जानकारी डिस्कस की लोक अदालत के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन फॉर इन्फेंट न्यूमोनिया के अप्रूवल से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने फर्स्ट फुली इंडिजिनसली मतलब पहली स्वदेशी कंजुगेट वैक्सीन फॉर न्यूमोनिया को अप्रूवल दिया है। अब देखो, छोटी छोटी काफ़ी सारी टर्म्स हैं, पहले इनका मतलब जानते हैं ताकि ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आए। कंजुगेट वैक्सीन का क्या मतलब होता है? कंजुगेट वैक्सीन का मतलब होता है ऐसी वैक्सीन जो वीक एंटीजन को स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ कंबाइन करती है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रोंगर रिस्पॉन्स प्रेजेंट कर सके वीक एंटीजन के अगेंस्ट। अब आपके माइंड में आया होगा ये एंटीजन क्या होता है? एंटीजन देखो एक ऐसा मॉलिक्यूल या फिर फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और इससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है इस फॉरेन इन्वेडर का मुकाबला करने के लिए, इसे हराने के लिए। तो समझ गए आप एंटीजन का मतलब, और कंजुगेट वैक्सीन का मतलब भी आप समझ गए। ऐसी वैक्सीन जो वीक एंटीजन को स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ कंबाइन करती है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक एंटीजन के सामने स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स प्रेजेंट कर सके। तो ये जो वैक्सीन बनाई है कंजुगेट वैक्सीन, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, इस इंस्टीट्यूट ने बनाई है। न्यूमोनिया के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमोनिया में क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है एक या फिर दोनों लंग्स में। इन्फेक्शन की वजह से जो लंग्स में एयर सैक्स होते हैं वहाँ पर जलन होती है। एयर सैक्स जिन्हें एल्वियोली भी कहा जाता है। आप एक बार तस्वीर देख लीजिए, ये देखो, ये एयर सैक्स हैं और इन्फेक्शन होने के बाद इस प्रकार की हालत हो जाती है, जलन होने लगती है और इसकी वजह से पस जमा हो जाता है। ये देखो, फ्लूइड या फिर पस जमा हो जाता है, सांस लेने में काफ़ी परेशानी आती है पस जमा होने की वजह से। न्यूमोनिया देखो नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से हो सकता है, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी। सिम्टम्स क्या हैं? बहुत तेज़ बुखार आता है, सर्दी लगती है और कफ वाली खांसी आती है। इसके अलावा फिजिकल वीकनेस असहज महसूस होता है निमोनिया में, मतलब फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल। छोटे छोटे सांस आते हैं और काफ़ी बार जल्दी जल्दी सांस आते हैं, पल्स तेज़ी से दौड़ने लगती है। ये सब सिम्टम्स हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है? देखो, वो वायरसेस और बैक्टीरिया जो सामान्यतः बच्चे के नाक या फिर गले में मिलते हैं, ये लंग्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं अगर इन्हें इनहेल कर लिया जाए। इसके अलावा ये वायरसेस और बैक्टीरिया स्प्रेड कर सकते हैं एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू। जैसे इन्फेक्टेड पर्सन अगर छींकता है तो हवा में एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं और उनसे भी दूसरे पर्सन को न्यूमोनिया हो सकता है। बैक्टीरिया और वायरस एंटर कर सकते हैं दूसरे पर्सन के बॉडी में। इसके अलावा देखो,
काफ़ी बार जन्म के बाद भी ब्लड के थ्रू ये वायरस और बैक्टीरिया स्प्रेड कर जाते हैं और न्यूमोनिया हो जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें, न्यूमोनिया प्रिवेंटेबल भी है और ट्रीटेबल भी है, मतलब ट्रीट भी किया जा सकता है और न्यूमोनिया को प्रिवेंट भी किया जा सकता है। न्यूमोनिया के अगेंस्ट इनिशिएटिव्स की बात करें, इंटीग्रेटेड ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर न्यूमोनिया एंड डायरिया, इसको लॉन्च किया गया था WHO एंड यूनिसेफ के द्वारा 2009 में। मतलब ये है, न्यूमोनिया और डायरिया की वजह से बच्चों की जो डेथ होती हैं, जिन्हें प्रिवेंट किया जा सकता था, ऐसी डेथ्स को अवॉइड करना, ख़त्म करना 2025 से पहले पहले। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली कैंपेन, सांस कैंपेन, ये लॉन्च किया गया था हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि लोगों को मोबिलाइज किया जा सके न्यूमोनिया से बच्चों को बचाने के लिए और हेल्थ पर्सनल और दूसरे स्टेक होल्डर्स को ट्रेन करने के लिए, ताकि इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल प्रायोरिटी पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। ये है सांस कैंपेन, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल G4 फ्लू वायरस के बारे में है। अभी देखो, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है। पूरी दुनिया में कोविड-19 की महामारी देखने को मिल रही है और ये वायरस ओरिजिनेट हुआ था चाइना से। लेकिन इसी बीच साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है, चाइना में एक और वायरस मिला है जिससे एक और महामारी पूरे वर्ल्ड में फैल सकती है, और उस वायरस को साइंटिस्ट के द्वारा नाम दिया गया है G4 फ्लू वायरस। ये वायरस देखो, H1N1 इन्फ्लुएंजा का एक नया स्ट्रेन है। फिर से बोलता हूँ, ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो नया वायरस है G4 फ्लू वायरस, ये H1N1 इन्फ्लुएंजा का एक नया स्ट्रेन है। आपको याद होगा, H1N1 इन्फ्लुएंजा रिस्पॉन्सिबल था 2009 के फ्लू पैंडेमिक के लिए। साइंटिस्ट ने क्या किया, 2011 से लेकर 2018 के बीच चाइना के 10 प्रोविंसेस में पिग्स में फैलने वाले वायरसेस की सर्विलेंस की, और उसी सर्विलेंस में इस नए वायरस का पता लगा। ये वायरस देखो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। जैसे जो कोरोना वायरस है वो ह्यूमन रिसेप्टर्स के साथ चिपक जाता है। यहाँ पर देखो, ACE2 रिसेप्टर्स के साथ चिपक जाता है कोरोना वायरस। उसी प्रकार से G4 फ्लू वायरस के पास भी ऐसी कैपेबिलिटी है, वो ह्यूमन टाइप रिसेप्टर से चिपक सकता है। और हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर लेयर होती है, परत होती है, उस परत में अपने आप को कॉपी कर सकता है, अपनी संख्या को इंक्रीज कर सकता है। तो काफ़ी तेज़ी से इन्फेक्ट हो सकता है ये वायरस, इसीलिए साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है। अब लास्ट में H1N1 के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसे स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। ये पिग्स का हाईली कंटेजियस एक्यूट रिस्पायरेटरी डिजीज है। कंटेजियस का मतलब होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट करना, और इस स्वाइन फ्लू की वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। और कौन से वायरस की वजह से होता है? टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस। वैसे तो देखो, स्वाइन फ्लू सामान्यतः ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करता है, बट खबरें इस प्रकार की आती रहती हैं कि स्वाइन फ्लू ह्यूमंस में भी देखने को मिला। मतलब पूरी तरह से हम मना नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं ह्यूमन बींग्स में भी स्वाइन फ्लू के। सिम्टम्स की बात करें, खांसी, नाक बहना, बुखार, भूख ना लगना, कमजोरी, सर दर्द, ये सिम्टम्स हैं। ट्रांसमिशन की बात करें, जैसे देखो कोरोना वायरस ट्रांसमिट करता है, उसी प्रकार से H1N1 भी ट्रांसमिट करता है। 2009 में जब टाइप ए H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस का आउटब्रेक देखने को मिला था, तो WHO ने इसे पैंडेमिक डिक्लेयर किया था। लास्ट में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, अगर किसी पर्सन को स्वाइन फ्लू हुआ है तो उस पर्सन को ओसेल्टामिविर और पैरामिविर ये मेडिसिन दी जाती हैं एंटीवायरल थेरेपी के साथ। हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया G4 फ्लू वायरस के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंटेलीमास्ट एंड टाउफ के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, CSIR की एक लेबोरेटरी है, CMERI, पूरा नाम है इसका सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जैसे सबसे पहले है इंटेलीमास्ट, यानी सोलर बेस्ड इंटेलिजेंट मास्क ऑटोमेटेड
डिस्पेंसिंग यूनिट कम थर्मल स्कैनर, ये कियोस्क जो आपको दिख रहा है इसकी बात हो रही है। ये सोलर पैनल की सहायता से चलेगा, ऊपर लगा हुआ है, आप देख सकते हो। ऑफिसेज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑफिस में ये लगा होगा तो जैसे ही कोई पर्सन ऑफिस में एंटर करेगा उस पर्सन की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी टेम्परेचर चेक किया जाएगा। ये मशीन बताएगी कि एंटर करने वाले पर्सन ने मास्क लगा के रखा है या फिर नहीं लगा के रखा है। बिजली चली गई तो भी काम करेगा क्योंकि सोलर पैनल की सहायता से ये कियोस्क चलने वाला है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और ऑफिस के एम्प्लॉयज़ का डेटा भी स्टोर हो सकेगा। तो ये प्रोडक्ट है इंटेलीमस्ट। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है 360 डिग्री कार फ्लैशर। ये क्या है? ये देखो, सोडियम हाइपोक्लोराइट वाटर स्क्रीन है जिसमें नोजल्स का डिज़ाइन काफ़ी स्पेशलाइज्ड है, जिससे सैनिटाइजर डिफ्यूज जो पानी है वो कार पर इवनली स्प्रेड हो जाए, मतलब सभी जगह पे स्प्रेड हो जाए सैनिटाइजर वाला पानी और कार पूरी तरह से अच्छे ढंग से सैनिटाइज हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है टचलेस फॉसेट। इसमें क्या है? ये देखो, एक ही नल से पानी आता है और एक ही नल से सोप आता है, यानी साबुन आता है। पहले साबुन आएगा और 30 सेकंड के डिफरेंस के बाद पानी आएगा सेम नल से। तो यूपीएससी इनके बारे में पूछेगी, संभावना बहुत कम है, लेकिन पीआईबी में आए थे इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। बात करें सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की, यानी CMERI की। ये पब्लिक इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में। ये CSIR की लेबोरेटरी है, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये इंस्टीट्यूट देखो एकमात्र नेशनल लेवल का रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इटोलुजुमैब के बारे में है। ये देखो एक ड्रग है जिसे अब अप्रूवल दिया गया है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा कोविड-19 के क्रिटिकल पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो इस इटोलिजुमैब ड्रग के बारे में बेसिक जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग है। देखो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक प्रकार से लैब मेड प्रोटीन्स होते हैं और ह्यूमन एंटीबॉडीज की तरह काम करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम की मदद करते हैं जब फॉरेन मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। समझ गए? बॉडी में जब देखो फॉरेन मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी होती है, तो इम्यून सिस्टम की हेल्प करते हैं और ह्यूमन एंटीबॉडीज़ की तरह एक्ट करते हैं। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ये वैसे लैब मेड प्रोटीन्स होते हैं। इस ड्रग को मैन्युफैक्चर किया जाता है बायोकॉन के द्वारा और वैसे सामान्यतः इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है प्लेग सोराइसिस डिजीज़ के इलाज के लिए। प्लेग सोराइसिस में क्या होता है? स्किन पर पैचेस बन जाते हैं। ये वैसे इम्यून सिस्टम से संबंधित डिजीज़ है। इसमें बॉडी पर जो स्किन होती है उस पर पैचेस बन जाती है, खारिश होती है काफ़ी ज़्यादा। उसके इलाज के लिए इस इटोलुजुमैब ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। बट अब DGCI ने कहा है कि इस ड्रग का इस्तेमाल किया जा सकता है क्रिटिकल कोविड-19 के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए। कैसे ये ड्रग काम करती है? देखो, इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाएगा साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम की ट्रीटमेंट के लिए। ये सिंड्रोम क्या होता है? साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। देखो, जब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम ज़्यादा मात्रा में ब्लड में साइटोकाइन्स रिलीज कर देता है, तब ये सिंड्रोम इमर्ज होता है, साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। इसकी वजह से काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे सर दर्द, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया इटोलुजुमैब के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गोपालाकृष्णन कमेटी के बारे में है। गवर्नमेंट ने ये कमेटी इस्टेब्लिश की थी। इन्फोसिस के को फाउंडर हैं क्रिस गोपालाकृष्णन, इनकी अध्यक्षता में। अब देखो, इस कमेटी ने सजेशंस दिए हैं हमारे देश में जो नॉन पर्सनल डेटा जनरेट होता है उसको अलाउ किया जा सकता है वेरियस डोमेस्टिक कंपनीज़ के इस्तेमाल के लिए। क्वेश्चन ये उठता है कि ये नॉन पर्सनल डेटा होता कौन सा है? देखो, वो डेटा जिसकी सहायता से
पर्सन की पहचान ना की जा सके। अब देखो पर्सन का नाम, सेक्स, ऑक्यूपेशन, ये तो ऐसी चीज़ें हैं ना, ये पर्सनल डेटा है। अगर ये सब चीज़ें आपको पता हो तो आप किसी पर्सन की पहचान कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसा डेटा होता है, जैसे इस रीजन में इतने लोग कैब का इस्तेमाल करते हैं, उनकी फूड हैबिट्स ऐसी हैं। इस प्रकार के डेटा से किसी पर्सन की पहचान करना मुश्किल होता है, अज्ञात डेटा होता है ऐसा डेटा। तो ऐसा जो डेटा है वो अगर इंडिया में जनरेट होता है तो वो अलाउ किया जा सकता है वेरियस डोमेस्टिक कंपनीज और एंटिटीज़ के इस्तेमाल के लिए। वैसे देखो, इस कमेटी ने नॉन पर्सनल डेटा को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा, कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा और तीसरे नंबर पे प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा। इसके साथ साथ इस कमेटी ने यह भी सजेस्ट किया कि एक नई अथॉरिटी सेटअप की जाए जो कि मॉनिटर करे कि नॉन पर्सनल डेटा को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है और किस प्रकार से नॉन पर्सनल डेटा की माइनिंग हो रही है, मतलब नॉन पर्सनल डेटा को इकट्ठा किया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल क्वाइजो 11 रॉकेट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, चाइना की एक कॉमर्शियल लॉन्च फर्म है जिसका नाम है एक्स स्पेस के द्वारा ये रॉकेट लॉन्च किया गया था और इस रॉकेट की ये पहली उड़ान थी। बट ये रॉकेट अपनी उड़ान में सक्सेसफुल नहीं साबित हो सका और 2 सैटेलाइट्स ये रॉकेट कैरी आउट कर रहा था, एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और दूसरा लो अर्थ ऑर्बिट नेविगेशनल सैटेलाइट। दोनों जो सैटेलाइट हैं वो खो गए स्पेस में। चाइना का 2020 का ये 19वां लॉन्च था, सक्सेसफुल नहीं हो सका अपनी पहली उड़ान में ये रॉकेट। बाकी देखो, डिटेल से जानने की आवश्यकता नहीं है कि कितना मास ये कैरी आउट कर रहा था, ये सब चीज़ें, क्योंकि चाइना का रॉकेट था। हमारे जो स्पेस एजेंसी के मिशंस होते हैं इसरो के, उनके बारे में यूपीएससी डिटेल से पूछ सकती है और दूसरे देशों की जो स्पेस एजेंसीज के क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी अक्सर इस प्रकार से पूछती है, मैच द फॉलोइंग करवा के। जैसे मैं आपको और जानकारी देता हूं चाइना के कुछ हाल ही के मिशंस के बारे में। तियानवन-1 ये चाइना का मार्स मिशन है जो कि जुलाई 2020 में लॉन्च किया जाना था। अभी जानकारी नहीं है इस महीने इसे लॉन्च किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। इससे पहले देखो, इनगुओ-1 मार्स मिशन, ये चाइना का मार्स मिशन था और इसे रशिया ने सपोर्ट किया था, ये फेल हो गया था 2012 में। तियानवन-1 देखो उड़ान भरेगा लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की सहायता से। अब यूपीएससी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकती है, तियानवन-1 ये चाइना का मार्स मिशन है, जापान का मार्स मिशन है या फिर साउथ कोरिया का मार्स मिशन है? समझ गए? लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट, इसे देखो चाइना का एक सक्सेसफुल स्टेप माना जा रहा है परमानेंट स्पेस स्टेशन को ऑपरेट करने की दिशा में और मून तक एस्ट्रोनॉट्स को सेंड करने की दिशा में। लास्ट में है तियांगोंग, ये देखो चाइना का अपना स्पेस स्टेशन होगा जिसे चाइना चाहता है कि हम 2022 से पहले बनाएं। तियांगोंग का मतलब है हेवनली पैलेस, मतलब स्वर्ग का पैलेस। इस पर देखो, वैसे 2019 के मेंस में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, तियांगोंग पे नहीं पूछा था, स्पेस स्टेशन से संबंधित पूछा था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मीजल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? मालदीव और श्रीलंका पहले ऐसे 2 देश हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशियन रीजन में जिन्होंने मीजल्स और रूबेला को 2023 की गाइडलाइन से पहले ही एलिमिनेट कर दिया है। समझ गए? WHO सीयर का मतलब है साउथ ईस्ट एशियन रीजन। इस रीजन में मालदीव और श्रीलंका पहले ऐसे 2 देश हैं जिन्होंने 2023 की डेडलाइन से पहले ही मीजल्स और रूबेला को एलिमिनेट कर दिया है। एक एक करके दोनों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं मीजल्स की। ये देखो हाईली कंटाजियस वायरल डिजीज है। जैसे कोरोना जो वायरस है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, उसी प्रकार से ये मीजल्स जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। हालांकि कोरोना तो देखो बहुत ही ज़्यादा कंटीजियस है, कंपैरिजन आपस में नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए है कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। और वर्ल्ड में जो यंग चिल्ड्रन हैं उनकी डेथ का ये एक मेजर काज है। खास करके देखो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं मीजल से, क्योंकि ये वायरस मालनरिश्ड चिल्ड्रन पर ज़्यादा अटैक करता है और जिन बच्चों की इम्यूनिटी नहीं होती उन पर ज़्यादा अटैक करता है, उन पर मीजल्स का ज़्यादा असर होता है। कैसे स्प्रेड होता है?
गले से, मुंह से, नाक से ड्रॉपलेट्स जो निकलती हैं उनके माध्यम से ये जो मिजल्स है वो ट्रांसमिट होता है। समझ गए? मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके नाक से, मुंह से, गले से कुछ ड्रॉपलेट्स निकली, उन ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। क्या क्या सिम्टम्स या फिर कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं मिजल्स से? ब्लाइंडनेस, इंसेफ्लिटिस, सीवियर डायरिया, ईयर इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, ये सब हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रूबेला की। इसे जर्मन मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कंटाजियस है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है और जनरली चिल्ड्रन में और यंग एडल्ट्स में ये होता है। और जब होता है तो माइल्ड वायरल इन्फेक्शन होता है। जब देखो प्रेग्नेंट वुमन में रूबेला इन्फेक्शन होता है तो डेथ का खतरा पैदा हो जाता है। इसके अलावा कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम, मतलब बच्चे का जो जन्म होता है उनमें बर्थ रिलेटेड डिफेक्ट्स पैदा होने का खतरा रहता है। मीजल्स एंड रूबेला इनिशिएटिव एक ग्लोबल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का मकसद है दोनों डिजीज़ को एलिमिनेट करना, और इन डिजीज़ को एलिमिनेट करने के लिए वैक्सीन्स इस प्रकार से हैं, कम्बिनेशन में आती है मीजल्स रूबेला, मीजल्स मम्स रूबेला, मीजल्स मम्स रूबेला वेरिसेला। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नियोवाइस कोमेट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? नासा के टेलीस्कोप ने एक नया कोमेट आइडेंटिफाई किया है, डिस्कवर किया है, जिसका नाम है नियोवाइस या फिर C/2020 F3। यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लेती हैं। नियोवाइस हाल ही में न्यूज़ में था, ये क्या है? ये कोई नई मिसाइल है, कोई नई ट्रीटी है चाइल्ड लेबर से संबंधित, या फिर नया कोमेट है जो कि डिस्कवर किया गया है नासा के टेलीस्कोप के द्वारा? तो आंसर आप दे सकते हो। कोमेट के बारे में हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि देखो बेसिक साइंस के बारे में यूपीएससी पिछले कुछ सालों में कम पूछने लगी है, करंट पे ज़्यादा फोकस करती है। बट आगे के सालों में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कुछ छोड़ नहीं सकते। कोमेट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें। देखो जब सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, तो उस समय कुछ तो प्लैनेट्स बन गए थे। आज जो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, प्लूटो भी किसी टाइम में हुआ करता था, लेकिन नई डेफिनेशन के अनुसार प्लूटो प्लैनेट नहीं है। बाकी बहुत सारा कचरा बच गया, अवशेष बच गए, उनमें से कुछ एस्ट्रॉइड्स बन गए और कुछ कोमेट। कोमेट एक प्रकार से आइसी ऑब्जेक्ट होते हैं, बर्फ के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें डस्ट, रॉक्स, आइस, ये सब चीजें होती हैं। ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इनका ऑर्बिट का पीरियड अर्थ की तरह एक निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है। मतलब कोई जरूरी नहीं कि एक निश्चित समय में ही ये सन के चारों ओर चक्कर लगाएं। इनका ऑर्बिटिंग का समय अनसर्टेन भी हो सकता है। वैसे देखो कोमेट जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड कोमेटा से निकल के आता है। कोमेटा का मतलब होता है लॉन्ग हेयर्ड। एक्चुअल में देखो होता क्या है, जैसा हमने डिस्कस किया, कोमेट एक प्रकार से आइसी ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए सन है, ये कोमेट है। जब भी कोमेट सन के नज़दीक आता है ना, तो सूर्य की रोशनी की वजह से ये कोमेट गर्म हो जाता है। वैसे ही आइस से बना है तो बहुत सारा कचरा रिलीज होता है, बहुत सारी गैसेस भी रिलीज होती हैं, तो एक लंबी टेल बन जाती है। समझ गए? ये कोमेट था, ये सूर्य के नज़दीक आया और सूर्य की रोशनी की गर्मी की वजह से गैसेस रिलीज होने लगी, कचरा रिलीज होने लगा, तो इस प्रकार से एक टेल बन जाती है, पूंछ बन जाती है। इसी वजह से कोमेटा वर्ड से निकल के आता है कोमेट। कोमेटा का मतलब है लॉन्ग हेयर्ड, मतलब लंबी पूंछ आप कह सकते हो। कोमेट्स की चौड़ाई देखो कुछ माइल से लेके टेंस ऑफ माइल्स तक हो सकती है, और ये जो पूंछ बनती हैं ये भी कई माइल्स तक लंबी हो सकती हैं। कई माइल्स मतलब मिलियन ऑफ माइल्स। और एक और खास बात देखो, इस प्रकार से कचरा जब निकलता जाता है, जब भी कोमेट सूर्य के नज़दीक आता है तो धीरे धीरे इतना ज़्यादा कचरा निकल जाता है कोमेट से कि ये कोमेट अपने आप में डिसअपियर हो जाता है, गुम हो जाता है, क्योंकि सारा ही मटेरियल जो है कचरे की फॉर्म में निकल जाता है कोमेट से और कुछ बचता ही नहीं है। लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात, कोमेट्स की देखो अपनी कोई लाइट नहीं होती है। हम जो अर्थ से देखते हैं वो एक प्रकार से सूर्य की रोशनी जब कोमेट पर गिरती है उसका रिफ्लेक्शन हम देखते हैं।
या फिर जो एनर्जी रिलीज होती है कोमेट से गैस मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में सूर्य की रोशनी पड़ने पर, उन्हें हम देखते हैं। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया कोमेट के बारे में। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल फोबोस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो 2014 में हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा था। शुरुआत में तो इसरो ने ये बोला था ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है ये मार्स के चारों ओर चक्कर लगाएगा एक ऑर्बिट में 6 महीने के लिए। लेकिन बाद में इसरो की तरफ से ये क्लैरिफाई किया गया था कि इस मार्स ऑर्बिटर मिशन के पास इतना फ्यूल है कि ये कई सालों तक मार्स के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है। अब क्या हुआ है, ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन मार्स के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, मार्स कलर कैमरा यानी MCC। इस कैमरा ने फोबोस की इमेज को कैप्चर किया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा ये फोबोस क्या है जिसकी इमेज को मार्स कलर कैमरा के द्वारा कैप्चर किया गया है। फोबोस देखो मार्स का एक मून है, मार्स के 2 मून हैं, एक फोबोस जो इनर मोस्ट और दोनों मून्स में से सबसे बड़ा मून है, और दूसरा मून है डीमोस। फोबोस एंड डीमोस, फोबोस बड़ा है और इनर मोस्ट है। इसी मून की इमेज को कैप्चर किया गया है मार्स कलर कैमरा के द्वारा। इमेज में ये सारे जो क्रेटर हैं, क्रेटर मतलब इस प्रकार के खड्डे जो प्लेनेटरी बॉडी पर बन जाते हैं किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के टकराने से। देखो मार्स के दोनों मून्स को डिस्कवर किया गया था 1877 में असफ होल के द्वारा, और फोबोस के बारे में ये माना जाता है ये पूरा मून बना हुआ है कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट से। ये एक प्रकार का मीटियोराइट मटेरियल है। वैसे देखो इसरो पहली ऐसी स्पेस एजेंसी नहीं है जिसने फोबोस की इमेज को कैप्चर किया है और जिसमें क्रेटर्स दिख रहे हैं। इससे पहले भी दूसरी स्पेस एजेंसीज ऐसा कर चुकी हैं, बट फिर भी इसरो के लिए ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये फोबोस जो है ज़्यादातर कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट से बना हुआ है यानी मीटियोराइट मटेरियल से बना हुआ है, इसलिए ये लीस्ट रिफ्लेक्टिव है। कोई चीज़ हम क्यों देखते हैं? जब देखो किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो फोबोस के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता फोबोस, इसलिए फोबोस को देखना मुश्किल है। बट इसरो ने इसकी इमेज कैप्चर की है, इसी वजह से ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्स में लिथियम की प्रोडक्शन से संबंधित है। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट की बात हम बाद में करेंगे, पहले बेसिक्स की बात करते हैं। देखो काफ़ी समय से साइंटिस्ट के सामने एक पहेली थी। वैसे तो स्टार्स में लिथियम कम होता है एज कंपेरिजन टू प्लैनेट्स, क्योंकि देखो स्टार की एवोल्यूशन में रेड जाइंट फेस में लिथियम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्टार्स में लिथियम ज़्यादा होता है? ऐसा क्यों? अब इस पहेली को सोल्व कर लिया है इंडियन रिसर्चर्स ने। ऐसा देखो इसलिए होता है क्योंकि रेड जाइंट फेज के बाद रेड क्लम्प स्टेज में, यहाँ पर देखो स्टार्स की फॉर्मेशन में रेड जाइंट स्टेज के बाद रेड क्लम्प स्टेज में कुछ स्टार्स हीलियम को प्रोड्यूस करते हैं, इसे हीलियम फ्लैश कहा जाता है, और इसी से कुछ स्टार्स में लिथियम ज़्यादा आ जाता है। समझ गए? तो ये पहेली सोल्व की इंडियन रिसर्चर्स ने कि वैसे तो स्टार्स में लिथियम कम होता है एज कंपेरिजन टू प्लैनेट्स, लेकिन कुछ स्टार्स में लिथियम ज़्यादा क्यों होता है? उसका रीज़न ये है रेड जाइंट के फेस के बाद जो ये रेड क्लम्प स्टेज आती है, इसमें कुछ स्टार्स लिथियम को प्रोड्यूस करते हैं जिसे हीलियम फ्लैश के नाम से जाना जाता है। लिथियम के बारे में हम बात करें, ये लाइट एलिमेंट है, इसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है, बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है। देखो 13.7 बिलियन ईयर्स पहले जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ था तो बाकी एलिमेंट्स के साथ साथ लिथियम भी प्रोड्यूस हुआ। लिथियम की कुछ और क्वालिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करें। लिथियम काफ़ी सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सभी मेटल्स में सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट है, एक लीस्ट डेंस सॉलिड एलिमेंट है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है
हाईएस्ट होती हैं, हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल होता है। तो ये कुछ लिथियम की क्वालिटीज़ हैं। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिपोर्ट ऑन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? एक काउंसिल है टीफेक। इस काउंसिल के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। काउंसिल का पूरा नाम है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। इस काउंसिल के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। होते क्या हैं आप बताइए? ये एपीआई या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हमने पहले भी डिस्कस किया था। मान लीजिए कोई ड्रग है, क्रोसिन का एग्जांपल आप ले सकते हो। क्रोसिन ड्रग किस लिए इस्तेमाल होती है? पेन रिलीफ के लिए। अब देखो, क्रोसिन ड्रग को मैन्युफैक्चर करना हो तो काफ़ी सब्सटेंसेस की आवश्यकता होती है, ए बी सी। इन सब्सटेंसेस का या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस का अलग अलग फंक्शन होता है। मान लीजिए ए सब्सटेंस जो इस्तेमाल हुआ क्रोसिन की मैन्युफैक्चरिंग में, इसका काम है टेबलेट की यानी ड्रग की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना। बी सब्सटेंस का काम है काफ़ी सारे जो सब्सटेंसेस यानी पाउडर ऐड किए गए हैं उनको मिलाना। सी का काम है वो फंक्शन परफॉर्म करना जिसके लिए क्रोसिन टेबलेट बनी है, मतलब पेन रिलीफ। तो देखो, सी जो सब्सटेंस है इस केस में ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स वो सब्सटेंस या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस होते हैं जो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसके लिए ड्रग बनी है। समझ गए? मतलब अगर सरदर्द को दूर करने के लिए कोई ड्रग है, उसमें बहुत सारे सब्सटेंस होंगे, लेकिन वो स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर सब्सटेंस जो सरदर्द को ठीक करेगा उसे कहा जाता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब देखो, वॉल्यूम के मामले में हमारे देश की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट है। क्या मतलब है वॉल्यूम्स के मामले में? मतलब संख्या के मामले में कितनी ड्रग्स हमारे देश में मैन्युफैक्चर होती हैं। लेकिन वैल्यू के मामले में 14th लार्जेस्ट है। वैल्यू के मामले में मतलब कितने रुपए की ड्रग मैन्युफैक्चर हुई है। हमारे देश में आपको पता है जेनरिक मेडिसिन्स काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं जो सस्ती होती हैं, इसीलिए वैल्यू के मुकाबले में 14th लार्जेस्ट है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और वॉल्यूम्स के मुकाबले में थर्ड लार्जेस्ट है। बट देखो, प्रॉब्लम ये है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में ये जो एपीआईज की आवश्यकता पड़ती है इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कम होती है। तो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है जिनसे हम एपीआईज इंपोर्ट करते हैं। एपीआईज के बिना तो देखो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं सकती, लेकिन एपीआईज हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। चाइना से हम 65 से लेकर 70% एपीआईज इंपोर्ट करते हैं। चाइना देखो बहुत चालाक है। इन्होंने क्या किया, अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जो एपीआईज मैन्युफैक्चर करती हैं उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी। इतनी ज़्यादा सब्सिडी दी कि एपीआईज को मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी बहुत सस्ती एपीआईज मैन्युफैक्चर कर सकी और बाद में उन्होंने दूसरे देशों में इसे भेजना स्टार्ट कर दिया, इंक्लूडिंग इंडिया में। अब इंडिया में जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उनको लगा अरे चाइना से तो हम बहुत सस्ता एपीआईज इंपोर्ट कर पा रहे हैं, तो देश में इसे मैन्युफैक्चर करने का क्या फ़ायदा। लेकिन वो भूल गए कि भैया दूसरे देश पर डिपेंड होना अच्छा नहीं है। ये सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था, सरकार ने ध्यान दिया नहीं। हम अब फिलहाल पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट हैं। उन्होंने एक प्रकार से अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर ली। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है जो टीफेक एजेंसी ने अब रिलीज़ की है कि मेगा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स आप इस्टेब्लिश करो। ये एक क्लस्टर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का, ये एक क्लस्टर, ये एक क्लस्टर, और इन सबको कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो। अब ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रिपोर्ट रिलीज की है, इसके साथ साथ एक वाइट पेपर भी रिलीज किया गया, फोकस्ड इंटरवेंशन फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। लास्ट में टीफेक के बारे में भी आप बेसिक जानकारी देख लीजिए। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ऑटोनोमस बॉडी है। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। काम क्या है? हमारे देश में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी को एसेस करना, इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर्स में जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है इसको लेके डायरेक्शंस देना। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट आर्टिकल हमारा शुद्ध के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कल देखो हमने चक्कर के बारे में डिस्कस किया था, जो IIT दिल्ली के स्टार्टअप ने डेवलप किया था। आज शुद्ध है, ये IIT कानपुर ने डेवलप किया है। ये UV सैनिटाइजिंग डिवाइस है ताकि कमरे को कोविड फ्री किया जा सके। मतलब रूम को अगर डिसइंफेक्ट करना हो तो इस डिवाइस का सहारा लिया जा सकता है। देखो आजकल क्या है, कोविड-19 की महामारी की वजह से लोग अपने आसपास की चीज़ों को छूने से डरते हैं, खास करके उन एरियाज़ में जहां पर लोगों की आवाजाही ज़्यादा होती है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है IIT कानपुर की इमेजिनरिंग लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ने। इन्होंने इस UV सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट को डेवलप किया है। UV मतलब अल्ट्रा वायलेट। अगर देखो रूम में ये डिवाइस पड़ा होगा, अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट, इसकी सहायता से पूरे रूम को डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। फीचर्स क्या हैं? देखो इसे स्मार्टफोन से ऑपरेट किया जा सकता है, काफ़ी हैंडी है ये सूट डिवाइस। इसमें 6 अल्ट्रा वायलेट लाइट लगी हुई है, हर एक की पावर है 15 वोल्ट, जिसे डिस्टेंस से मॉनिटर किया जा सकता है। देखो अगर ये डिवाइस फुल ऑपरेशन में काम करता है तो 10 बाय 10 स्क्वायर फीट के रूम को 15 मिनट के अंदर अंदर ये डिवाइस डिसइंफेक्ट कर सकता है। बेनिफिट इसका ये होगा, अभी जो लोग बाहर प्लेसेस में जाने से कतरा रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, होटल्स, मॉल्स, ऑफिसेज, स्कूल्स, इन सभी जगहों पर इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमने शुद्ध के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एस्ट्रॉयड 2020 ND के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? नासा ने देखो एक वार्निंग जारी की है। एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड 2020 ND 24 जुलाई को अर्थ के नज़दीक से गुजर सकता है। जब ये एस्ट्रॉयड अर्थ के नज़दीक से गुजरेगा तो इसका अर्थ से डिस्टेंस हो सकता है 0.034 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना डिस्टेंस होता है? यहाँ पर देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखो डिस्टेंस की एक यूनिट है, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। और जब ये एस्ट्रॉयड अर्थ के नज़दीक से गुजरेगा तब इस एस्ट्रॉयड की स्पीड होगी 48,000 किलोमीटर पर आवर। इसी वजह से इस एस्ट्रॉयड को पोटेंशियली डेंजरस एस्ट्रॉयड्स या फिर पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉयड्स की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि देखो वो एस्ट्रॉयड्स जिनका मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर इससे कम होता है, तो ऐसे एस्ट्रॉयड्स को पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉयड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस का मतलब जैसा देखो नाम से ही पता लगता है, मान लीजिए ये सन है, इसके चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रही है और एस्ट्रॉयड्स भी चक्कर लगा रहा है, तो दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा दोनों के ऑर्बिट्स के बीच में, वो होता है मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस। ये देखो दो किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज के बीच हो सकता है, लेकिन हमारा फोकस फिलहाल अर्थ पर है। तो जैसा हमने डिस्कस किया, ये एस्ट्रॉयड्स जब अर्थ के पास से गुजरेगा तो डिस्टेंस 0.034 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हो सकता है, और नासा उन बॉडीज को जो अर्थ के पास से गुजरती हैं 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर इससे कम के डिस्टेंस पर, तो उसे नासा पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉयड्स की कैटेगरी में रखती हैं। और नासा ऐसे ऑब्जेक्ट्स को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के तौर पे क्लासिफाई करती हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो ऑब्जेक्ट्स, जो एस्ट्रॉयड्स इस नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं वो अर्थ से टकराएंगे ही नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, थ्रेट ज़रूर है, इसीलिए नासा इनको नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में डालती है। चलते हैं आगे। स्टीवियोसाइड के बारे में हाल ही में रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया है, जब देखो स्टीवियोसाइड को एज ए कोटिंग इस्तेमाल किया जाता है नैनो पार्टिकल्स के ऊपर, तो मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया मीडिएटेड कैंसर थेरेपी की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। देखो इस कैंसर थेरेपी में क्या होता है, कैंसर की वजह से जो ट्यूमर डेवलप हुआ है उसके टिश्यूज़ को गर्म किया जाता है
मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स की सहायता से। और जब उन्हीं नैनो पार्टिकल्स के ऊपर स्टीरियोसाइड की कोटिंग होती है तो इस थेरेपी की एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। कैंसर ट्यूमर में जो टिश्यूज़ हैं उनके बर्न होने की, ख़त्म होने की संभावना और ज़्यादा हो जाती है। स्टीरियोसाइड है क्या? ये नेचुरल प्लांट बेस्ड ग्लाइकोसाइड है जो कि हनी यरबा के पत्तियों में मिलता है। इसे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर के तौर पर। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया स्टीरियोसाइड के बारे में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल विटामिन डी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? साइंटिस्ट का देखो ये मानना है कोविड-19 के ईरा में विटामिन डी की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। विटामिन डी के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें। प्रोड्यूस होता है जब सूर्य की किरणें स्किन पर गिरती हैं। इवन देखो आर्टिफिशियल लाइट से भी ये विटामिन डी प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल लाइट स्पेसिफिक वेवलेंथ की होनी चाहिए, अल्ट्रावायलेट रीजन की होनी चाहिए और वेवलेंथ 190 से लेकर 400 नैनोमीटर के बीच में होनी चाहिए। ऐसी आर्टिफिशियल लाइट अगर स्किन पर पड़ती है तो भी विटामिन डी प्रोड्यूस हो सकता है। और होता क्या है, जब ये आर्टिफिशियल लाइट या फिर सनलाइट स्किन पर पड़ती है तो कोलेस्ट्रॉल बेस्ड मॉलिक्यूल्स में एक केमिकल रिएक्शन होता है। इस केमिकल रिएक्शन की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल बेस्ड मॉलिक्यूल्स लीवर में कन्वर्ट हो जाते हैं कैल्सीडायोल में, और किडनी में ये कोलेस्ट्रॉल बेस्ड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं कैल्सीट्रायोल में। यही दो मॉलिक्यूल्स फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। देखो विटामिन डी की खास बात यह है ये फैट सोल्यूबल है, मतलब बॉडी में जो फैट होता है उसमें ये डिज़ोल्व हो सकता है, ऑयल में डिज़ोल्व हो सकता है। इस वजह से बॉडी में लंबे समय तक स्टोर रहता है विटामिन डी। सनलाइट देखो इंपॉर्टेंट है विटामिन डी की जनरेशन के लिए। तो अर्थ पर जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होती है, और ट्रॉपिकल कंट्रीज में रहने वाले जो लोग हैं उनमें विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू नॉर्दर्न कंट्रीज। चूँकि देखो इंडिया भी एक ट्रॉपिकल कंट्री है तो सनलाइट के मामले में इंडिया के पास एडवांटेज है। बेनिफिट्स की बात करें, विटामिन डी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। विटामिन डी की वजह से बोन्स में यानी हड्डियों में कैल्शियम मिलता है और सेल मेम्ब्रेन को बचाता है विटामिन डी डैमेज होने से, टिश्यूज़ में जलन पैदा होने से रोकता है। इसके अलावा टिश्यूज़ को फाइबर बनने से रोकता है। सबसे लास्ट में हड्डियों को ब्रिटल बनने से रोकता है। ब्रिटल का क्या मतलब होता है? ब्रिटल जब कोई चीज़ होती है तो देखो वो हार्ड तो काफ़ी होती है लेकिन आसानी से टूट जाती हैं। ऐसी चीज़ों को कहा जाता है ब्रिटल। तो विटामिन डी क्या करता है? हड्डियों को ब्रिटल बनने से रोकता है। हड्डियां आसानी से टूटती नहीं हैं, और जब हड्डियां ब्रिटल हो जाती हैं तो इससे ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। लास्ट में कंसर्न्स, विटामिन डी की अगर देखो कमी हो बॉडी में तो कोविड-19 के हाई रिस्क पेशेंट्स को काफ़ी खतरा होता है, खास करके वो लोग जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं या फिर जिनमें हार्ट कंडीशंस हैं, न्यूमोनिया है, मोटापा है, या फिर जो स्मोक करते हैं। ऐसे लोगों को काफ़ी खतरा है अगर उनमें विटामिन डी की कमी है। चलते हैं आगे। हमारा आर्टिकल एक ड्रोन के बारे में है। डीआरडीओ के द्वारा ये ड्रोन डेवलप किया गया है। भारत ड्रोन और डीआरडीओ ने ये ड्रोन डेवलप करके इंडियन आर्मी को दिया है। डीआरडीओ ने डेवलप किया है मतलब स्वदेशी है। फीचर्स की बात करें, ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, तो इस वजह से ये ड्रोन फ्रेंड्स और एनिमीज को एक साथ पहचान सकता है। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस हो या फिर हॉट कंडीशंस हो, मतलब हार्श वेदर में काम कर सकता है ये ड्रोन। रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए मिशंस के दौरान इस ड्रोन का इस्तेमाल काफी अच्छे ढंग से हो सकता है। नाइट विजन कैपेबिलिटी भी है, मतलब रात में भी अच्छी तस्वीरें दी जा सकती हैं। डीप फॉरेस्ट एरियाज में, मतलब घने जंगलों में भी ह्यूमंस को डिटेक्ट किया जा सकता है। और डिजाइन इस प्रकार से किया गया है इस ड्रोन को कि जो दुश्मन देश के रडार्स हैं डिटेक्ट ना कर सकें। तो ये हमने भारत ड्रोन के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल, कोविड-19 थेरेपीज एंड एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस।
ऑलरेडी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस दुनिया में बड़ी समस्या थी और कोविड-19 ने इस खतरे को काफ़ी बढ़ा दिया है। कोविड-19 के दुनिया में आने से पहले से ही एएमआर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का खतरा पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में था। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे पास ज़्यादा नई एंटीबायोटिक्स नहीं है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया हैं वो दवाओं के प्रति रेसिस्टेंस डेवलप कर चुकी है। तो ये एंटीबायोटिक क्राइसिस जो हमारे सामने खड़ी थी, ये कोविड-19 के आ जाने से और ज़्यादा बढ़ सकती है। इनफैक्ट देखिए कंसर्न्स क्या है, कंसर्न्स यही है कि जो बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है वो ज़्यादा हो जाएंगे अगर कोविड-19 के पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में स्टे कर रहे हैं या इनको थेरेपीज दी जा रही है। अब इन पूरों के पीछे इनको समझने से पहले मैं चाहता हूं आपको कि एएमआर की डेफिनेशन क्या है और एएमआर क्या है वो जान लें। एएमआर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, जब माइक्रोब्स होते हैं बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस, पैरासाइट्स, इनको हम माइक्रोब्स कह सकते हैं। जब माइक्रोब्स दवाओं के प्रति रेसिस्टेंस डेवलप कर लें तो इसे एएमआर कहते हैं। मेडिकल टर्म्स में एएमआर कहेंगे हम, और हम कॉमनली कहते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। बोलने का मतलब यह है जब कोई बीमार होता है वो दवाई लेता है, लेकिन अब ये दवाई उस बंदे के शरीर पर असर नहीं करेगी क्योंकि वो बैक्टीरिया अब उस दवाई से ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो बैक्टीरिया ने रेसिस्टेंस पावर डेवलप कर लिया है। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एएमआर डेवलप करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सुपर बग्स इसलिए क्योंकि अब ये सुपर पावर हो गए हैं। अब इन्होंने अपना खुद का रेसिस्टेंस पावर डेवलप कर लिया है। अब किसी भी तरह के एंटीबायोटिक्स दे दें आप, या एंटी फंगल दे दें फंगी के बीमारी को ख़त्म करने के लिए, एंटी वायरल्स दे दें वायरसेस को मारने के लिए, एंटी मलेरियल्स, एंटीथेलमिंटिक्स, अब ये ख़त्म नहीं होंगे, बैक्टीरियाज ख़त्म नहीं होंगे। इनफैक्ट देखिए होता ये है, यूजुअली अगर कोई एंटीबायोटिक लेते हैं हम, समझिए अगर 10 बैक्टीरिया है, इसको मारने के लिए कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, तो अब ये एंटीबायोटिक पूरों को नहीं मारेगी, एक दो तो बच ही जाएंगे। अब ये एक दो अपना पावर डेवलप कर लेंगे कि ये दवाई से इस तरह से लड़ना है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसा कि हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, कोविड-19 से लड़ने के लिए इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है, सेम बैक्टीरिया इसी तरह से कुछ पावर डेवलप कर लेंगी, उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। अब ये एक दो बैक्टीरिया काफ़ी कम समय में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपको मालूम है कि बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई होते हैं, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम पे जब दवाई देते हैं हम एंटीबायोटिक की, तब क्या होगा, तब ये बिल्कुल नहीं मरेंगी क्योंकि ये रेसिस्टेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली है। ठीक है, ऐसा होता है। यूजुअली हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक हमारे हिसाब से लेते हैं, डॉक्टर के हिसाब से नहीं लेते हैं। अगर डॉक्टर बोलता है कि 5 दिन खाइए, सुबह शाम दोपहर, तो हम हमारे हिसाब से 2 दिन खा के बंद कर देते हैं। अब ये 2 दिन खाने से एक दो बैक्टीरिया जो है वो तो बच ही जाएंगे, ये नहीं मरेंगे। अब रेगुलर कोर्स में डॉक्टर बताएगा कि कितने दिन खाने से ये पूरे 10 के 10% जो बैक्टीरिया वो मरेंगे, लेकिन हमें तो खुद को डॉक्टर बनना है। एनीवेज, मैं बताता हूँ आपको रेसिस्टेंस बैक्टीरिया में कैसा आता होगा, कैसा बैक्टीरिया रेसिस्टेंस पावर को डेवलप करता होगा। इसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कि नेचुरल रेसिस्टेंस, नेचुरली ये रेसिस्टेंस तैयार कर लें, जैसा कि मैंने बताया था वो प्रोसीजर से। दूसरा ये हो सकता है जेनेटिक म्यूटेशन के द्वारा, ये लोग रेसिस्टेंस डेवलप कर लें। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं कोविड-19 और एएमआर की जो लिंक है उसके बारे में। देखिए कोविड-19 जो है वो इंसान के लंग्स को असर करती हैं। ये एक वायरल बीमारी है, इसमें न्यूमोनिया हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें न्यूमोनिया हो रहा है। अब न्यूमोनिया और फेफड़ों की बीमारी काफी सारे दूसरे बैक्टीरिया और वायरसेस से भी हो सकती है। तो हो ये रहा है जब पेशेंट्स कोविड-19 के कारण जब हॉस्पिटल्स में एडमिट हो जा रहे हैं, तब डॉक्टर उन्हें दूसरे एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, जस्ट टू बी श्योर बाय एनी चांस उसे न्यूमोनिया किसी और बैक्टीरिया के कारण ना हो, तो उसके कारण उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। तो ये पेशेंट के लिए एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दो तो काम बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा, एएमआर का खतरा है हमें। ठीक है, अब मैं बताता हूँ रीजंस क्या क्या हो सकते हैं एएमआर के, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के। देखिए सबसे पहले तो इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिसिन का ओवर यूज कर लेना, या
अंडर यूज कर लेना, जैसा कि अभी बता के हम किस तरह से एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली मिस यूज ऑफ मेडिसिन, ये सब क्या करते हैं, ये ट्रिगर करते हैं बैक्टीरिया को कि अपना रेसिस्टेंस है ना वो डेवलप कर लें। दूसरा है लैक ऑफ क्वालिटी मेडिसिन, जो ड्रग की क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम है वही बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत वीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मेडिसिन कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, मेडिसिन भी अच्छे नहीं बनेंगे। और ये क्या है, फिर अगेन जो मेडिसिन अच्छे नहीं है उसको आप एंटीबायोटिक जैसा यूज करेंगे, तब क्या होगा, तब अगेन बैक्टीरिया क्या करेगी, रेसिस्टेंस डेवलप कर लेगी वो ड्रग के अगेंस्ट। तीसरा एनिमल हस्बेंड्री। देखिए एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, एनिमल रेयरिंग जो होती है, जब जिससे आप देखिए एनिमल से या आप मीट ले रहे हो या एग ले रहे हो, ये एनिमल्स के अंदर ग्रोथ प्रोमोट करने के लिए आप इस तरह की दवाई देते हो, एंटीबायोटिक्स देते हो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा दूध दें, ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दें, ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त दें, इनका वेट बढ़ जाए। ये क्या होगा, ये अगेन ये जब हमारे अंदर जाएगा, ये एंटीबायोटिक्स जो एनिमल्स ने खाई है ऑलरेडी, वो जब हमारे अंदर जाएगी तब अगेन रेसिस्टेंस डेवलप कर लेगी। चौथा पुअर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसमें क्या होगा, जब हम फेल हो जा रहे हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने से या कंट्रोल करने से, तब क्या होगा, तब भी ये बैक्टीरिया अपने आप में रेसिस्टेंस पावर डेवलप कर लेगी। अब ज़्यादातर ये देखने को आया है कि हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स हैं वो रिजर्वायर का काम करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। नेक्स्ट इज वीक सर्विलेंस सिस्टम्स, कि हमें प्रॉब्लम मालूम है, हमें ये भी मालूम है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, फिर भी हम सर्विलेंस सिस्टम इतना वीक है हमारा, हम हमारी एबिलिटी डेवलप ही नहीं कर सके कि किस तरह से इस तरह की चीज़ों को टैकल कर सकें, इसको डिटेक्ट कर सकें, सच दैट हम फ्यूचर में एक प्रॉम्प्ट एक्शंस ले सकें। लेकिन फिर भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा AMR को एड्रेस करने के लिए। सबसे पहले आता है आपका ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस सर्विलेंस सिस्टम। इसमें क्या होगा, ये सपोर्ट करेगा स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच टू द कलेक्शन एनालिसिस एंड शेयरिंग ऑफ द डेटा। जितने भी दुनिया भर से लोग हैं जिसके पास भी डेटा होगा एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का, ये कलेक्ट करें एक ही लेवल पे और सबके साथ ये शेयर करें। दूसरा एनालाइज कर सकें, और तीसरा तो बताया हूं मैं आपको किस तरह से ये डेटा को शेयर करना है। जब सबको मालूम हो जाएगा इस तरह के एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस फॉर्म हो रहे हैं, तब हम नई चीज कर सकते हैं इसमें, जब प्रॉब्लम होगी सॉल्यूशंस निकल ही आएगा। सेकंड अवेयर टूल, देखिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अवेयर टूल में होगा ये पॉलिसी मेकर्स हेल्थ वर्कर्स जो होंगे एंटीबायोटिक्स को किस तरह से सेफ यूज़ कर सकते हैं मोर इफेक्टिव ढंग में, ये एम करेंगे। ठीक है, जो पॉलिसी मेकर्स होंगे, जो हेल्थ वर्कर्स होंगे, ये बताएंगे कि किस तरह से एंटीबायोटिक का सेफ और मोर इफेक्टिव ढंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको क्लासिफाई कर सकते हैं हम 3 ग्रुप्स में। पहले नंबर पे आता है ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप, दूसरे नंबर पे आता है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, और तीसरे नंबर पे आता है वन हेल्थ अप्रोच। तो ये तीनों अप्रोच इस तरह के अप्रोच है जहां पे गाइड किया जाता है पॉलिसी मेकर्स को और हेल्थ वर्कर्स को कि किस तरह से सेफली मोर इफेक्टिवली एंटीबायोटिक्स को आप लोग को यूज करना है। अब देखिए GARDP में क्या होगा, ये इनकरेज करेगी जितना भी रिसर्च डेवलपमेंट है वो कैरी आउट कर सके एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को समझने के लिए थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और IACG में क्या होगा, ये इस्टेब्लिश की गई थी यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। इसका मेन लक्ष्य ये था कि इम्प्रूव कर सकें कोऑर्डिनेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में और इंश्योर कर सकें इफेक्टिव ग्लोबल एक्शन। वन हेल्थ अप्रोच तो आपको पता ही है किस तरह से हम ह्यूमन बींग्स, एनवायरनमेंट और एनिमल्स, ये सारे चीज़ वन हेल्थ के शेड में आना है। इसमें क्या होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रमोट की जाएगी टू अवॉइड द इमरजेंस एंड स्प्रेड ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इंक्लूडिंग ऑप्टिमल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ह्यूमंस में कितने एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, कितनी तादाद में, कितनी मकदार में, कितनी क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं, और एनिमल्स में कितनी क्वांटिटी में यूज करना है, ये बताया जाएगा वन हेल्थ अप्रोच। रिसेंटली मैंने इसके ऊपर लेक्चर भी लिया है। अभी देखिए इंडिया में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं AMR को डिफीट करने के लिए। देखिए नेशनल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस रिसर्च एंड सर्विलेंस नेटवर्क, ये दो क्या करेंगे, ये स्ट्रेंथन करेंगे सर्विलेंस ऑफ AMR
कैसा करेंगे? जब हमारे पास डेटा होगा, नेशनल डेटा एएमआर के रिलेटेड, इसको कंपाइल किया जाएगा डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेल्थ सेक्टर्स में। नेशनल एक्शन प्लान भी है जो कॉम्बैट करेगा, जो लड़ेगा एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के साथ। इसका एम ये होगा कि अंडरस्टैंड कर सकें इमरजेंस, स्प्रेड एंड द फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एएमआर, जिसे अभी हमने जाना है कि ये रीजन है एएमआर के लिए, जैसा कि यहाँ पे बताया था मैं, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिसिन एंड ऑल। तो इसमें और ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया जाएगा नेशनल एक्शन प्लान में। और तीसरा है रेड लाइन कैंपेन। ये एंटीबायोटिक्स के पैकेजिंग को लेकर होगी, टू कर्ब देयर ओवर द काउंटर सेल, के कितना यूज़ करना है, कितना यूज़ नहीं करना है, ये सब डेटा लिया जाएगा। तो आप अगर पेशेंट, पहले तो पेशेंट जो है वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स नहीं लेगा, दूसरा ले रहा है तो कितना ले रहा है, तो फिर अगेन उसको प्रिस्क्रिप्शन लेटर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, पैकेज एंटीबायोटिक्स इतने हो रहे हैं, कहाँ तक पहुँच रहे हैं, क्या है, ये सब रेड लाइन कैंपेन में बताया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, पेटेंट पूल्स। इंटरनेशनल साइंस कोलैबोरेशंस ऑन कोविड-19 स्टार्टेड अ डिस्कशन। किसके ऊपर? पेटेंट पूलिंग को लेकर इंटरनेशनल साइंस कोलैबोरेशंस जो हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं अपना डिस्कशन। अब ये पेटेंट पूल्स क्या होता है? देखिए, आपने ये बार बार सुना ही होगा कोविड-19 आने के बाद कि किस तरह से डेवलप नेशंस अगर कोई वैक्सीन तैयार करती हैं, हर जगह से मांग उठी थी, चाहे वो ट्रिप्स क्यों ना हो, WIPO क्यों ना हो, ये सारे लोग ये बोले थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कि अगर कोई डेवलप नेशन वैक्सीन तैयार करती हैं तो इनको ध्यान में रखा जाए कि अंडर डेवलप नेशंस भी होते हैं ग्लोब में और डेवलपिंग नेशंस भी हो सकते हैं। अब ये लोग है ना, ये वैक्सीन्स के रेट नहीं चुका सकते, तो अफोर्डेबल प्राइस में किस तरह से ये वैक्सीन्स को आप मुहैया करा सकते हैं अंडर डेवलप नेशंस को और डेवलपिंग नेशंस को। तो वही बात की जा रही है पेटेंट पूलिंग में। WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये बता रहा है कि पेटेंट पुल्स आर डिफाइंड एज एन अग्रीमेंट। ये क्या है? ये एक तरह का अग्रीमेंट है जहां पर शेयरिंग और केयरिंग की भावना दिखाने की बात की जा रही है कि जो भी पेटेंट होल्डर हैं बिना किसी के फीस के साथ या कम फी के अंदर अपना इंटेलेक्चुअल पेटेंट जो होता है उसको दूसरे कंट्रीज को दे दे। और मैं बता दूं आपको, ये बीमारी ऐसी है जहां सब बचेंगे तो तभी सब सुरक्षित होंगे। तो ऐसे में क्यों ना हम यहाँ पर सब वाली अप्रोच लेकर आए और वो सारे कंट्रीज जो पैंडेमिक से लड़ रहे हैं, चाहे वो अंडर डेवलपिंग नेशन हो, चाहे वो डेवलपिंग नेशन हो, इन सबको हम साथ में लेकर चलें। हमारे एक इंटेलेक्चुअल आइडिया के साथ साथ दूसरों का फायदा हो सकता है इस पैंडेमिक में, और इनका फायदा होने से इनडायरेक्टली हमारा ही फायदा होगा, हमारे कंट्री के लोग सुरक्षित होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो रुक गए हैं वो रेज्यूम हो जाएंगे। देखिए, अगर पेटेंट पूलिंग की अगर मैं बात करूं, स्विंग मशीन कॉम्बिनेशन को यूज किया गया था पेटेंट पूलिंग के लिए 1856 में। ये कब हुआ था? ये कहां हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। इंटरनेशनल स्टेप्स टुवर्ड्स पेटेंट पूलिंग, जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टेप्स लिए गए हैं पेटेंट पूलिंग के लिए, वो कुछ इस तरह से। पहले में आता है CTAP और दूसरे में आता है GSAT। CTAP यानी कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, जिसको होस्ट किया गया था WHO के द्वारा। यहाँ पे सब लोग प्लेजेस लिए थे इनके कमिटमेंट्स बताने के लिए, किस तरह से हम यूनिटी दिखाएंगे। कॉल टू एक्शन टू वॉलंटियरली शेयर कोविड-19 हेल्थ टेक्नोलॉजीज रिलेटेड नॉलेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड डेटा। CTAP में क्या हुआ था? WHO ने CTAP को होस्ट किया था और इसमें पूरे लोग प्लेज लिए थे कि हम यूनिटी दिखाएंगे इस तरह के एक्शन लेने के लिए। वॉलंटियरली हम हमारे खुद ही से ही कोविड-19 हेल्थ टेक्नोलॉजी रिलेटेड नॉलेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो डेटा है वो सारा का सारा एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। यानी जो वैक्सीन अगर एक एक्स देश डेवलप करता है तो वो दूसरे अदर्स कंट्रीज के साथ ये शेयर करेगा। ठीक है, GSAT में क्या हुआ था और GSAT क्या है? देखिए, GSAT में ये प्रमोट किया जाएगा कि जितना भी डेटा होगा इन्फ्लुएंजा वायरस से रिलेटेड या कोरोना वायरस से रिलेटेड, ये सारे के सारे डेटा को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आके शेयर किया जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इनिशिएटिव टू शेयरिंग ऑफ ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा, GSAT जिसका एक्रोनिम है, ये बता रहा है कि जून 2020 में 49,781 जीनोम के सीक्वेंसेस किए गए थे कोविड वायरसेस के, जो शेयर किए गए हैं ऑलरेडी वॉलंटियरली तौर पे।
किसके द्वारा? बाय रिसर्चर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। देखिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं मैं आपको। एक होता है मेडिसिन पेटेंट पूल, दूसरा होता है TRIPS। ये सारे पेटेंट पूल्स के रिलेटेड है, पेटेंट के रिलेटेड है व्हेन इट कम्स टू ट्रिप्स एंड व्हेन इट कम्स टू MPP। इसमें होगा ये, MPP में क्या होगा, ये फैसिलिटेट करेगी कि डेवलपमेंट ऑफ जेनेरिक मेडिसिन फॉर HIV, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस C, और ये अलाउ करेगी कि अफोर्डेबल प्राइस पे आप इसको शेयर कर सकते हो, इसको बेच सकते हो। ठीक है, कि आपको पता ही है ट्यूबरकुलोसिस, HIV, हेपेटाइटिस C किस तरह की बीमारी है। अब इस पे भी हम चार्ज लगाए कि इतने इनह्यूमन हो गए हम, नहीं हुए, राइट। तो इसीलिए इसको अफोर्डेबल प्राइस पे जेनेरिक मेडिसिन के रूप में आप है ना इसको बेच सकते हो। TRIPS क्या कह रहा है, ये भी अलाउ कर रहा है कंट्रीज टू ग्रांट कंपल्सरी लाइसेंस टू कंपनीज टू प्रोड्यूस अ पेटेंटेड प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, कि वो कंट्रीज जो अपने पेटेंट डेवलप कर ली है इमरजेंसीज के तौर पे, तो इन लोग को है ना ये ग्रांट कर रहा है ऐसा लाइसेंस कि आप है ना अपने पेटेंट को दूसरे कंट्रीज इमरजेंसी के दौरान शेयर कर सकते हो, अफोर्डेबल प्राइस पे दे सकते हो। और यहाँ देखिए नगोया प्रोटोकॉल भी यही बता रहा है कि नगोया प्रोटोकॉल जो हुआ था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंदर, ये बता रहा है कि देखिए एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग होना चाहिए, चाहे इमरजेंसी हो या नहीं हो, लेकिन अभी इमरजेंसी की बात करेंगे हम। प्रोटोकॉल रिक्वायर्स कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग when genetic resources are used for commercial purpose। ऐसे जेनेटिक रिसोर्सेस यूज करना कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो इनडायरेक्टली एक स्कोप फॉर पेटेंट पूलिंग प्रोवाइड करते हैं। इंडिया और पेटेंट पूलिंग, इनका रिलेशन क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ पेटेंट पूलिंग इज न्यू इन इंडिया। ठीक है, अभी तक नहीं था, ये एकदम से नया है इंडिया के लिए। जैसा कि इंडियन पेटेंट एक्ट IPA 1970 ये बता रहा है कि इस तरह का कोई प्रोविजंस नहीं है पेटेंट पूल्स को लेकर, ना कोई गाइडलाइंस दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने किसी तरह का रिस्ट्रेंट मिल रहा है यहाँ पे, ना आपको रुकाया जा रहा है, ना इसके बारे में डिस्कस किया गया है। अंडर IPA इंडियन पेटेंट एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सेटअप, ठीक है, कैन सेटअप पेटेंट पूल बाय एक्वायरिंग इन्वेंशंस एंड पेटेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि पेटेंट पूल को सेटअप कर सके, करें, तो एक्वायरिंग इन्वेंशंस एंड पेटेंट्स की सहायता से ये पेटेंट पूल को सेटअप कर सकते हैं, अगर ये पब्लिक के लिए इंटरेस्टेड हो, पब्लिक इंटरेस्ट में हो। हाउएवर इन इंडिया पेटेंट पूलिंग इज व्यूड एज ए रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस बाय कंपटीशन एक्ट 2002 विच आर एंटी कॉम्पिटिटिव इन नेचर। लेकिन इंडिया में कॉम्पिटिटिव पॉलिसी जो है, कंपटीशन एक्ट 2002 ये बता रहा है कि पेटेंट पूलिंग जो है वो रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस है, लेकिन अगेन व्हेन इट कम्स टू द नेचर ये एंटी कॉम्पिटिटिव है। नेक्स्ट आर्टिकल, प्लाज्मा बैंक। इन अ फर्स्ट इन इंडिया दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्लाज्मा बैंक फॉर ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स। प्लाज्मा देखिए क्या होता है। प्लाज्मा, पहले हम देख लें प्लाज्मा क्या होता है। देखिए प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है ब्लड का, जो कि येलोइश कलर में होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इस तरह का होगा, येलो कलर में। अगर हम ब्लड को अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लें तो आपको मिलेगा RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। इसके अलावा भी आपको जो मिलेगा वो होगा प्लाज्मा। ये तीन मिलकर 45% ब्लड का पोर्शन कंप्लीट करते हैं, और रिमेनिंग जो 55% बचा है वो सिर्फ हमारा प्लाज्मा है। आ रहा है समझने आपको? तो ये प्लाज्मा बैंक की बात क्यों की जा रही है? द फैसिलिटी इज टू सेटअप द इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेस ILBS, जो अवेलेबल होगी गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। प्लाज्मा बैंक्स फंक्शन लाइक अ ब्लड बैंक। जिस तरह के ब्लड बैंक में अगर हमें चाहिए A पॉजिटिव, B निगेटिव, इस तरह के ब्लड चाहिए तो कहाँ जाओगे आप? हमें तो अवेलेबल होना चाहिए स्टोर हाउस जैसा कि आप जाएं और निकाल लें, तो इसके लिए हमारे पास ब्लड बैंक है। प्लाज्मा बैंक भी ऐसे ही होगा। प्लाज्मा बैंक फंक्शंस लाइक अ ब्लड बैंक, जो कि स्पेशली किस लिए बन रहा है? वो पेशेंट्स के लिए जो कोविड-19 से सफर हो रहे हैं, जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट चल रहा है जिनके ऊपर, और जिसको प्लाज्मा थेरेपी के लिए बताया गया है डॉक्टर्स के द्वारा, इनके लिए नेसेसरी है। तो हम इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेस सेटअप करने वाले हैं, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि आप प्लाज्मा बैंक्स यूज कर सकते हो।
गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अब प्लाज्मा का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर? देखिए, प्लाज्मा मदद करेगा ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम दोनों को मेंटेन करने में, और ये सप्लाई करेगा क्रिटिकल प्रोटीन्स जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, जो ब्लड क्लॉटिंग में और इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए मदद करेंगे। ये कौन प्रोवाइड करेगा? प्लाज्मा करेगा अगेन। और ये कैरी करेगा इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज सोडियम, पोटेशियम टू आवर मसल्स, और ये हेल्प करेगा मेंटेन करने में प्रॉपर पीएच बैलेंस इन द बॉडी, जो सपोर्ट करता है सेल फंक्शन को। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।